बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और मैं हूं ज़हरा रज़ा। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं और अपने दिन का एक अच्छा सा आगाज़ भी कर चुके हैं। और यकीनन आप सब लोग एक्साइटेड होंगे, खुश भी होंगे क्योंकि पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह 5वीं मरतबा वर्ल्ड कप T20 के सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर गया है। कल का मैच भी पाकिस्तान ने जीत लिया और ये लगातार चौथी फतह है पाकिस्तान ने जो वर्ल्ड कप T20 मैचेस का स्टार्ट किया और 4 मैचेस खेले, चारों मैचेस पाकिस्तान ने अब तक जीते हैं। कल की अगर बात कर लें तो पाकिस्तान 45 रन से नमीबिया से मैच जीत गया है। 190 रन का ताकुब था जिसमें नमीबिया की जो टीम है वो 144 रन बना सकी और बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ने एक बार फिर शानदार सेंचुरी पार्टनरशिप उनकी रही 100 रन की और मोहम्मद रिजवान ने 50 गेंदों पर 79 जबकि बाबर आजम ने 49 गेंदों पर 70 रन बनाए। मोहम्मद रिजवान मैन ऑफ द मैच भी करार पाए। तो ये सारी सूरत हाल थी कल के मैच की और बड़ा ही इंटरेस्टिंग मैच रहा कल का। और सबसे खुशी की बात यह है कि पाकिस्तान ने 4 मैचेस जीते और चारों में उसे जीत का सामना करना पड़ा और अब एक मैच रह गया है जो कि स्कॉटलैंड के साथ होना है। तो उसके हवाले से भी हम बात करेंगे और इस जो मैचेस के हवाले से भी बात करेंगे, लेकिन एक अलग सेगमेंट में चलते हैं आज की टॉप स्टोरीज की जानिब कि आज हम किन मौजूआत पर बात करने वाले हैं। अहले कराची को एक और जोर का झटका देने की तैयारी कि इलेक्ट्रिक की बिजली मजीद ₹3.45 फी यूनिट महंगा करने की दरख्वास्त। अशियाए खुर्दनोश की तरह फलों और सब्जियों की कीमतों में भी इजाफा हो गया। मौसम सरमा के फल मार्केट में तो हैं मगर आवाम के बजट में नहीं। नस्ला टावर कौन गिराएगा, कैसे गिराएगा? नस्ला टावर को मुनहदम करने में गैर मुल्की कंपनी का इजहार दिलचस्पी। जी स्टार्ट करते हैं अपनी पहली खबर से। वर्ल्ड कप T20 के हवाले से हम बात कर रहे हैं। पाकिस्तान ने जिस तरह हमने अभी स्टार्टिंग में बताया कि कल पाकिस्तान ने एक शानदार मैच खेला और जीत पाकिस्तान के नाम हुई। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं महमूद रियाज साहब जो कि सीनियर रिपोर्टर हैं, उनको वेलकम करते हैं और उनसे जो है डिस्कशन का आगाज करते हैं। अस्सलाम वालेकुम महमूद साहब, कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह सेमीफाइनल में पाकिस्तान क्वालिफाई कर गया है और मुसलसल ये 5वीं दफा है जो कि सेमीफाइनल में पाकिस्तान वर्ल्ड कप T20 क्वालिफाई किया है। जी बिल्कुल, तमाम पाकिस्तानियों के लिए बड़ी और खुशी की एक एजाज की बात है कि जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा टूर्नामेंट होता है जो कि पाकिस्तान 2009 में जीता भी था, 5वीं दफा क्वालिफाई किया और इसमें जितनी भी बाबर आजम 11 की तारीफ की जाए वो कम नहीं होगी कि जिस तरीके से पहले मैच से लेके अभी तक ऐसा कहीं नहीं लगा है कि ये टीम जैसे किसी तुक्के के जरिए जीत गई है या कुछ के बिल्कुल जैसे कि प्रॉपर प्लानिंग। और उसमें सबसे बड़ा जो हाथ है जो हमें कि एक कैप्टनशिप नजर आ रही है और सबसे बड़ा जो है उसके अंदर की ओपनिंग पेयर जो कि हम बड़े अरसे से तलाश कर रहे थे कि हमें ओपनिंग पेयर कोई नहीं मिलता। अगर हम पाकिस्तान के अंदर बात करें तो पाकिस्तान ने जब भी क्रिकेट के अंदर फतवात हासिल किए तो उस वक्त उनका जो ओपनिंग पेयर होता था, अगर हम बात करें इब्तदाई दौर से बात करें तो सादिक माजिद थे, उसके बाद मोहसिन हसन खान, मुदस्सिर नजर थे, उसके बाद एक बड़ी अच्छी जोड़ी जो है वो आमिर सोहेल और सईद अनवर की रही, जिसके बाद अब जो है ये जोड़ी मिली है कि जब आपको T20 में 40-50 रन का बगैर विकेट गिरे स्टार्ट मिल जाता है तो फिर आपकी 6 नंबर तक जब बैटिंग लाइन है तो उनके हौसले बुलंद होते हैं और वो फिर आगे से चार्ज अप होते हैं। और कल फिर पाकिस्तान ने एक अच्छा ये किया कि टॉस उन्होंने जीता और बैटिंग की ताकि अपनी पूरी स्ट्रेंथ को वो आजमा सकें और ये वजह है कि उन्होंने बड़ा अच्छा स्कोर किया 189, 2 विकेटों के नुकसान पे उसमें किया, जिसके अंदर मोहम्मद रिजवान जो मैन ऑफ द मैच रहे उन्होंने जो है वो 70 रन की इनिंग खेली, 6 चौके 4 छक्के उन्होंने मारे। बाबर आजम ने भी 70 रन किए। तो पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छी बात है। अब पाकिस्तान को वक्फा है
आज बुध है, जुमेरात, जुम्मा, हफ्ता, 3 दिन का वक्फा इतवार को मैच होगा। स्कॉटलैंड अच्छा महमूद साहब, हमने देखा कि कल पाकिस्तान ने जब टॉस जीता तो उसने बैटिंग करने का फैसला किया। कहा जा रहा था कि कल की पिच भी काफी मुश्किल थी, अच्छा रन हमने जो दिया, 190 रन बनाने थे नमीबिया की टीम को। तो ये जो एक चेंज था कल, उन्होंने देखा अपनी बैटिंग लाइन भी, अगर कि हम पहले बैटिंग करते हैं तो हमारा क्या स्ट्रेंथ है। नहीं, बिल्कुल ये पहले से ही तकरीबन अंडरस्टूड था कि आपको अपनी स्ट्रेंथ तो आजमानी है। आप कब तक आप टॉस जीतते रहेंगे? अगर कोई दूसरा टॉस जीतकर आपको पहले बैटिंग दे देता, पता चला कि आपके जी 2-3 लोग ऊपर से खेले में, नीचे वालों की बैटिंग ही नहीं आई। तो कल उनकी कोशिश यही थी कि आसान मैच था और तकरीबन वो क्वालिफाई कर चुके थे सेमीफाइनल के लिए, तो उन्होंने अपनी बैटिंग स्ट्रेंथ को आजमाने की कोशिश की। लेकिन फिर ये कि टीम बहुत अच्छी फॉर्म में, वो 2 ही आउट हुए, खुद तो आउट नहीं हो सकते थे वो। तो उसमें ये अच्छा है कि पाकिस्तान ने खुल के खेला और मतलब ये पता चला कि बहुत बड़ा एक विनिंग स्कोर है 189। तो पाकिस्तान टीम कैपेबल है। अगर कल को इंडिया के साथ सेमीफाइनल, दूसरी टीम जिसके साथ भी फाइनल सेमीफाइनल होता है, तो उसमें अगर पाकिस्तान को कोई टॉस जीतकर पहले बैटिंग देता है, तो इससे ये पता चला कि पाकिस्तान कैपेबल है इतना बड़ा स्कोर करने के। दोनों तरफ की जो स्ट्रेंथ जो है वो आजमाई जाती है। आपकी बैटिंग भी आपने आजमा ली और बॉलिंग तो आप चांस ले ही रहे थे, मतलब कि टॉस जीतने के बाद ड्यू फैक्टर जो कि वहां पे बहुत ज्यादा है, तो पाकिस्तान के एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन सेट हो गया। और महमूद साहब, हम अगर उनकी बात करें रिजवान और बाबर आजम की, तो एक बहुत ही जो ओपनिंग जोड़ी है वो बड़ी एक अच्छी सामने आई है। और कल की भी जो उनकी पार्टनरशिप थी सेंचुरी की, 100 रन्स की, तो उन्होंने भी काफ़ी रिकॉर्ड बना लिए हैं। बाबर आजम ने वैसे ही जो है सबसे ज़्यादा T20 में रन्स बनाने का एजाज़ अपने नाम कर लिया है। और ये जो एक जोड़ी की पार्टनरशिप है मुसलसल, और ये भी एक रिकॉर्ड बन गई है। जी बिल्कुल, बाबर आजम ने कई रिकॉर्ड तोड़े हैं जिसके अंदर कि इनका मवाजना किया जा रहा था विराट कोहली से इंडिया के, उसमें तो खैर ये उनको हराने के बाद बहुत अच्छे निकले। लेकिन ये कि मोहम्मद रिजवान की अगर हम बात करें तो मोहम्मद रिजवान की जो बॉडी लैंग्वेज है वो बिल्कुल आपको क्लियर नजर आते हैं। वो बड़ी मासूमाना बातें करते हैं। जब उन्होंने पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें भी बड़ा उन्होंने हर मतलब कुरान पाक के हवाले भी दिए कि हर मुश्किल के बाद आसानी है। और जिस तरीके से होता है कि एक आदमी अपने खेल पर, अपनी बैटिंग पे बिल्कुल फोकस है, तो मोहम्मद रिजवान हमें इसी तरीके से नजर आए। और पाकिस्तान के लिए अगले 2 मैचेस रह गए, इंशाल्लाह ताला के फाइनल जीतकर पाकिस्तान जो है वो ट्रॉफी लेकर T20 की पाकिस्तान आए। हर पाकिस्तानी की और क्रिकेट फैन की यही ख्वाहिश है। अब तो ये हो गया है कि इंडिया के अंदर भी जो है जिस तरीके से पाकिस्तान ने हराया है, इंडियन मीडिया भी जो है वो पाकिस्तानी बैटिंग के और बाबर आजम 11 के गुण गा रहा है। बिल्कुल। और मोहम्मद हफीज की बात हम काफ़ी दिनों से कर रहे थे, काफ़ी लोग क्रिटिसाइज भी कर रहे थे, लेकिन कल उनकी बड़ी अच्छी एक जो स्ट्राइक थी, बड़ा अच्छा उन्होंने खेला। 16 गेंदों पे मेरे ख्याल 32 रन उन्होंने बनाए, जो कि एक अच्छा स्कोर था। देखिए यही वजह है कि मोहम्मद हफीज, जिनको कि प्रोफेसर कहा जाता है, वो गेम चेंजर हैं। शोएब मलिक हैं, ये दोनों सीनियर हैं, सीनियर तरीन खिलाड़ी हैं दुनिया क्रिकेट के अंदर, जिनके पास T20 का वसी एक्सपीरियंस है। तो ये किसी वक्त भी कुछ कर सकते हैं। तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि इनकी खिदमत का आप एतराफ ना करेंगे या इनको कहेंगे इनको टीम में नहीं होना चाहिए। शोएब मलिक ने जिस तरह पिछले मैच में हम देखे कि उन्होंने बिल्कुल वक्त पर, जिस तरीके से वो नॉन स्ट्राइकर एंड पे खुद मौजूद थे, तो उनकी मौजूदगी में जो जूनियर प्लेयर हैं उनको एक बड़ी ढारस थी कि हमारे साथ एक सीनियर खिलाड़ी जो है वो क्रीज पर मौजूद है। तो वो फिर उनका दिल बड़ा हो जाता है, वो जरा खुलकर शॉट्स खेलते हैं, उनको बताने वाला, गाइड करने वाला, वो फिर प्रेशर भी अपने ऊपर ले लेते हैं। तो उनके साथ जो खिलाड़ी होता है वो निस्बतन अपना जरा फ्री माइंड के साथ खेल रहा होता है। तो और सीनियर खिलाड़ियों की जब मौजूदगी होती है टीम में, तो आपकी टीम को भी सपोर्ट एक तो महसूस होती है, दूसरा सामने वाली टीम पर भी प्रेशर बिल्ड होता है कि एक सीनियर खिलाड़ी आपके सामने, चाहे आप बैटिंग कर रहे हैं चाहे बॉलिंग कर रहे हैं। अच्छा ये बताइए महमूद साहब के कल के मैच में हम अगर पाकिस्तान की बैटिंग की तारीफ करें तो उसमें तो कोई डाउट नहीं, लेकिन आपको लगता है कि बॉलिंग में कहीं हम ऐसा कर सकते थे जो इतने ज़्यादा रन नमीबिया की जो टीम है उसने बना लिए, हम उससे थोड़ा पहले अगर बॉलिंग अच्छी करवाते तो ये मार्जिन कम हो सकता था? नहीं, आप हर मैच में नहीं कर सकते। हसन अली को थोड़ा बहुत कहा जा रहा है कि वो स्ट्रगल कर रहे हैं, वो थोड़ा सा सेट नहीं हो पा रहे, लेकिन इमाद वसीम ने अच्छी बॉलिंग की। शाहीन शाह अफरीदी की अगर हम बात करें तो मुस्तकिल वो बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। कहीं कहीं हफीज को भी आजमाया गया, एक उनको कल छक्का बड़ा अच्छा पड़ा। तो लेकिन ये कि मिक्स एंड मैच होता है, आप किसी को भी ये नहीं कह सकते कि आप उसकी सलाहियतों से, बिल्कुल कोई टीम के अंदर परफॉर्म करता है, अगर टीम के अंदर 11 के 11
खिलाड़ी जो है वो परफॉर्म करने लग जाए तो फिर T20 में भी 250-300 रन बने, ऐसा नहीं होता। पूरी टीम के अंदर बैटिंग में अगर हम देखा जाए तो 5-6 आपके पास बैट्समैन है, उसमें से 2-3 जो होते हैं वो परफॉर्म करते हैं, बाकी जो है उसमें फतह में अपना हिस्सा डालते हैं। और यही चीज जो है वो बॉलिंग में होती है। अगर आप 4 बॉलर्स के साथ जा रहे हैं, 2 फास्ट बॉलर हैं, 2 स्पिनर हैं, तो उसके अंदर ये कि एक फास्ट बॉलर चल जाएगा, एक स्पिनर चल जाएगा, या दोनों फास्ट बॉलर चल जाएंगे, या विकेट को देखते हुए दोनों स्पिनर चल जाएंगे। तो उसमें भी जाहिर बात हर मैच में अगर आप देखें तो ऐसा ही होता है कि कोई खिलाड़ी 2-3 विकेटें ले जाता है, बाकी को 1-1 विकेट ले जाता है। तो इसी तरीके से बेसिकली टीम एफर्ट होती है कि जिस तरीके से आप टीम एफर्ट करते हैं तो वो मिलकर फिर आपको जीत की तरफ लेके जाते हैं। सही। अच्छा, सेमीफाइनल की हम बात करें, पाकिस्तान ने तो अल्हम्दुलिल्लाह क्वालिफाई कर लिया। बाकी टीम खासतौर पे इंडिया की अगर बात की जाए तो क्या कोई चांस है कि इंडिया क्वालिफाई कर जाएगी सेमीफाइनल के लिए? इंडिया देखें, अब अफगानिस्तान के साथ इंडिया का मैच है जो कि कहा जा रहा है बड़ा सख्त मैच है, और जिस तरीके से एग्रेसिव तरीके से अफगानिस्तान खेल रहा है और जिस तरीके से इंडिया डिमोरलाइज हुआ है, तो यकीनन लोग तो अब ये भी कह रहे हैं कि हो सकता है अफगानिस्तान ही जीत जाए। चूंकि भारतीय मीडिया ने अपनी टीम के साथ जो किया वो एक किस्म का पाकिस्तान का बदला लिया है। कि कल भी हमने देखा कि जिस तरीके से विराट कोहली की बेटी और अनुष्का शर्मा की बेटी को और पूरा इंडियन मीडिया जिस हॉस्टाइल हुआ है अपने खिलाड़ियों के खिलाफ, असल में प्रेशर बहुत ज्यादा है भारतीय खिलाड़ियों पर इस वक्त। पूरे इंडिया का प्रेशर है, और फिर पाकिस्तान से जिस तरीके से वो करना चाह रहे थे वो हुआ नहीं, तो अब वो रिवर्स बैक हो गया है। तो अब इंडियन टीम जो है मुझे नहीं लगता कि वो पाएगी, कोशिश तो करेगी, बड़ी टीम है, लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि जिस तरीके से इस वर्ल्ड कप के अंदर अफगानिस्तान की टीम परफॉर्मेंस दे रही है तो उनका मोराल बहुत ज्यादा हाई है, और जिस तरीके से इंडिया की टीम का मोराल बिल्कुल नीचे गया हुआ है, तो आप कुछ नहीं कह सकते कि मैच के अंदर क्या होगा, कि पाकिस्तान जो है वो किसके साथ खेलेगा। सही। बिल्कुल आपने कहा। और अभी तक पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान ने 4 मैचेस खेले, चारों ही जीते, और अफगानिस्तान ने 3 मैचेस खेले, 2 मैचेस जीते, न्यूजीलैंड ने 2 मैचेस खेले, 1 मैच जीता, नमीबिया ने 3 मैचेस खेले, 1 मैच जीता, और इंडिया ने 2 मैचेस खेले और अभी तक कोई भी नहीं जीता। तो अब देखना है कि सेमीफाइनल में और कौन सी टीम क्वालिफाई करती है। पाकिस्तान का तो अब एक लास्ट मैच रह गया है स्कॉटलैंड के साथ, उम्मीद है कि वो भी पाकिस्तान जीतेगा, हमारी दुआ भी है। चलते हैं अपनी अगली खबर की जानिब, और कराची वालों की बात करें तो कराची वालों को एक और झटका लगने वाला है। बिजली की कीमत में 3 रुपये 45 पैसे फी यूनिट महंगा करने की दरख्वास्त नेपरा को दे दी गई है। अब दरख्वास्त दी है, अभी बिजली महंगी होगी नहीं होगी, इस हवाले से बात करते हैं। महमूद साहब, फिर एक और झटका मिलने वाला है मेरे ख्याल है कराची वालों को। 3 रुपये 45 पैसे फी यूनिट बिजली महंगा करने की दरख्वास्त नेपरा को दे दी गई है। अभी तो कराची वालों की हिम्मत पे है कि वो कितने, उनको तो झटके पे झटके दिए जा रहे हैं। कभी उनको आटे का झटका मिलता है, तो कभी उनको दूध का, कभी चीनी का, कभी पेट्रोल का। तो उनकी तो कुव्वत जो है, इम्यून सिस्टम कराची वालों का खत्म हो चुका है। अब हुकूमत सोचती नहीं, पेट्रोल भी बढ़ा दिया जाता है, गैस के नर्ख भी बढ़ा दिए जाते हैं, इस पर जो है कि बिजली तो हर आदमी को इफेक्ट करती है। गरीब आदमी के लिए बिजली के बिल देना जो है वो पहले ही बहुत मुश्किल हो चुका है, कि अगर मतलब किसी का 100-200 यूनिट भी आता है तो उसका मतलब टैक्सेस वैक्सेस मिला के 700-800 रुपए से लेकर 1000 रुपए तक उसका माहाना खर्च बढ़ जाएगा, जो कि कम से कम है। अब ये इस कितने सब्सिडी देते हैं कि 3 रुपए का जो इजाफा कर रहे हैं, ये कितने यूनिट से ऊपर करते हैं, ये इन्होंने अभी नहीं बताया है। लेकिन ये कि बिजली की कीमतें ऐसे मौके पर बढ़ाना तो बिल्कुल समझ से भालातर है कि शहरियों के लिए तो बहुत मुश्किलात हो जाएंगी। अच्छा महमूद साहब, आज वजीर आज़म इमरान खान साहब जो है वो कौम से खिताब भी करेंगे और मुआशी रिलीफ पैकेज का भी ऐलान करेंगे, जो कहा जा रहा है कि 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों को बराह रास्त जो है ये रिलीफ दिया जाएगा। तो ये इससे कुछ फ़र्क आएगा जो माशी सूरत हाल है, ख़ासतौर पे एक आम आदमी, गरीब आदमी जिसके लिए 2 वक्त की रोटी खाना मुश्किल हो गया है, तो ये पैकेज कोई रिलीफ देगा? अब ये रिलीफ किस किस्म से दिया जाता है या उनके इसका क्या नक्शा है, ये तो अब जो वो कौम से खिताब करेंगे या उसकी तफसीलात सामने आएंगी। लेकिन इस किस्म के जो रिलीफ दिए जाते हैं वो आम तक पास ऑन नहीं होते। आप यूटिलिटी स्टोर पे सब्सिडी देते हैं आटे चीनी पे, लेकिन हम देखते हैं वहां पर मौजूद ही नहीं होता, लोगों का रश लगा रहता है। लोग 1-2 किलो चीनी और 4-5 किलो आटे के लिए घंटों लाइन में लगे रहते हैं। उनको यही कहना है कि ये सब्सिडी लेने के लिए हमारा रोजगार मारा जाता है। ये घर की खवातीन हमने देखा है कि वो लाइनों में लगे रहते हैं। तो इस किस्म की जो सब्सिडी दी जाती है वो आवाम तक पहुंच नहीं पाती। उसका क्या शफाफ निजाम है? या पहुंच भी जाए तो 1 करोड़ कहा जा रहा है जो लोग हैं, लेकिन अगर हम देखें गुर्बत की सतह से नीचे, खताए गुर्बत से नीचे काफ़ी लोग हैं, मतलब 8 करोड़ के करीब
लोग हैं, तो 1 करोड़ लोग क्या सिर्फ गरीब हैं जिनको ये पैकेज दिया जाएगा, बाकी लोगों का क्या कसूर है? अब 1 करोड़ ये किस तरीके से करते हैं, या तो ये हो सकता है कि ये जो इनके एमएनए एमपी हजरात हैं उनके जरिए कोई कार्ड सिस्टम हो, क्या हो, लेकिन उसमें हमने फिर देखा है कि लोग जो है अपने अपने लोगों को जो है ये वो इस किस्म की सब्सिडीज या तो खाली जाती हैं ऊपर ही, नीचे तक नहीं पहुंचते। अभी तक इस किस्म के जितने भी प्रोग्राम हैं हमने नहीं देखा उनके समराज जो है वो आम आवाम तक जो है वो पहुंच सके या उससे फायदा उठा सके। यकीनन महंगाई बहुत ज्यादा है, और ये किस तरीके से तय किया जाएगा कि पाकिस्तान में 13 करोड़ अवाम में से सिर्फ 1 करोड़ अवाम जो है वो गरीब है, तो इसका क्या क्राइटेरिया रखा है, किस उसके ऊपर ये नापा जाएगा कि अवाम इस 1 करोड़ को देंगे, इसको नहीं देंगे। चूंकि आजकल तो सबसे ज्यादा बुरे हाल जो सफेद पोश आदमी है, जो दरमियाना जिसे मुतवसत तबके कहते हैं, उसकी भी हालत जार बहुत बुरी है, उसको भी जिंदगी गुजारना बहुत मुश्किल हो गई है। महमूद साहब कहा कि जितने भी पहले भी पैकेजेस दिए गए हैं तो कोई खास रिलीफ नहीं पहुंचा। एहसास प्रोग्राम की बात कर लें, जब कोविड में हुकूमत की जानिब से जो दिए गए थे उसमें भी 1 करोड़ से जायद, मेरे ख्याल 1 करोड़ 70 लाख फैमिलीज उससे मुस्तफीद हो सकी थी, तो उससे कुछ आया था रिलीफ? आप समझते हैं वो पैकेज ठीक था? उसी किस्म का कुछ पैकेज होना चाहिए? कैश होगा वो भी हर को नहीं मिल सका जी। एहसास प्रोग्राम में भी जब वो कोविड था, हम चूंकि कवर करते थे, आवाम के पास जाते थे, हर आवाम ये कहती थी हमने भरा हुआ है, वो इतने इफ एंड बट्स थे उसके अंदर भी कि वो हर आदमी तक नहीं पहुंचा। मतलब यही होता था कि साइड के लोगों को ज्यादा दिया गया, और वहां पर सिंध के अंदर इतनी उसको वो नहीं दिया गया, और उसमें भी लोग यही कहते थे कि बैंक्स हैं और दीगर चीजें हैं, उसके अंदर मसाइल बहुत ज्यादा हैं। शनाख्ती कार्ड का नंबर देते थे, उसके बाद जवाब नहीं आता था कितने कितने महीने तक, तो वो सबको उसके समारात नहीं मिले। तो शफाफ तरीका, और बात ये कि ये इस किस्म की चीजें देने से अच्छा है कि आप महंगाई को क्यों कंट्रोल नहीं करते? जो आप बिजली बढ़ा रहे हैं ना बढ़ाएं, जब आप नहीं बढ़ाएंगे तो आवाम को खुद ब खुद रिलीफ मिलेगा। जो चीजों की कीमतें बढ़ रही हैं, जो पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं, जो गैस की कीमतें बढ़ रही हैं, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो है आपके मुल्क में कहां से कहां चली गई है, तो इन तमाम चीजों को अगर हुकूमती सतह पर कंट्रोल किया जाए, रुपए को अगर कंट्रोल किया जाए कि जिस तरीके से वो डॉलर के अगेंस्ट में कमजोर होता जा रहा है, तो उससे आप अभी भी अगर आप अपने स्ट्रक्चर में देखें तो ज्यादातर चीजें आपको जो है वो दरामद करनी पड़ती हैं, इंपोर्ट करनी पड़ती हैं, उसमें फिर डॉलर जाता है तो आपकी प्राइस हाई होती है, इधर से पेट्रोल की प्राइस हाई होती है, तो तमाम चीजें मिलकर जो है वो एक महंगाई का तूफान आता है, और उसमें गरीब आदमी मजीद गरीब तर होता जाता है। अच्छा महमूद साहब, ये बताइए कि जो IMF प्रोग्राम की बहाली हो गई है या अभी तक चल रहा है मामलात, और ये जो बिजली महंगी हो रही है ये इसी का नतीजा है? बिल्कुल, IMF तो जब आता है तो वो सारी चीजें उनकी होती हैं, और बहुत सारी शराइत उतराइत इतनी सख्त होती हैं कि उन पर अमल दरामद तकरीबन नामुमकिन होता है। लेकिन चूंकि जो हुकूमतें ये कि हाथ में कशकोल लिए IMF के पीछे होती हैं, फिर उनको इसका खमियाजा भुगतना पड़ता है, फिर उनकी जो सही बातें हैं वो भी माननी पड़ती हैं और जो गलत बातें हैं वो भी माननी पड़ती हैं। तो पाकिस्तान भी इसी राह पे गामजन है। टैक्सेशन पे देख लें कि उनको टैक्स लगाए जा रहे हैं अभी, और उनकी जो बैंक अकाउंट के ऊपर जो उनकी चीजें आ रही हैं वो भी तमाम चीजें, तो यकीनन अभी तक मामलात को तय तो नहीं पाए हैं। टीम्स भी गई हैं, उनकी इब्तदाई नेगोशिएशंस भी हुई हैं, लेकिन कुछ अच्छी खबरें वहां से नहीं आई हैं। सऊदी अरब की तरफ से आपको फंडिंग भी हुई है कि जिसकी वजह से आपको कुछ आपका रेमिटेंस भी यहाँ पर आया, लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो कोई मामलात इतने अच्छे नहीं है IMF के साथ। उनकी शराइत जो है मजीद कड़ी से कड़ी होती जा रही है, जिनको किसी भी हुकूमत को पूरा करना बड़ा मुश्किल होता है, तावक्त कि उनका अपना इक़्तिसादी निज़ाम अच्छा हो। ऐसा नहीं है, दुनिया में बहुत सारे ममालिक हैं जिन्होंने IMF से ली, लेकिन उनके यहाँ पे करप्शन की सदा नहीं है। आपके यहाँ तो मुल्क में हर सदा पे करप्शन इतनी है कि IMF से जो आपको फंड्स आते हैं, जो किस्तें आती हैं, वो तो आप और हमारी कुछ गलती भी है कि शुरू में हम लोग IMF के पास नहीं गए, और जिसकी वजह से हमारा जो एकदम हमें फिर इतना एक साथ इतना कर्जा लेना पड़ा। तो आप समझते हैं कि IMF के पास जाना तो जरूरी नहीं है। माजी में तो बहुत सारी पाकिस्तान में हुकूमत रही है कि उन्होंने IMF से जान छोड़ाई, जिस तरीके से करके उनके कर्जे भी अदा किए, सब कुछ किए। ये तो अब आप दोबारा IMF के चंगल के अंदर फंसे हैं, और IMF कर्जे तो किसी से भी लेना अच्छी बात नहीं है। आपका एग्रीकल्चर बेस मुल्क है, आपकी ज़राअत है, अगर आप अपने रिसोर्सेज पे काम करें, सही जगह पर सही लोग लगाएं, प्लानिंग लगाएं,
तो पाकिस्तान में क्या चीज नहीं है? पाकिस्तान में दरिया है, महमूद समुंदर साहब, ये है। बातें बोलते हुए तो बहुत अच्छी लगती हैं जब आप, जैसे वजीर आजम इमरान खान साहब ने भी यही कहा था उनकी पूरी टीम की कि हम कर्जे नहीं लेंगे और कशकोल तोड़ेंगे और पाकिस्तान को कर्जों से निजात दिलाएंगे। लेकिन जब आप हुकूमत में आते हैं और आपको मुल्क चलाने के लिए पैसों की भी ज़रूरत होती है, पुराने कर्जे भी उतारने होते हैं, और अगर कर्जा आप ले भी रहे हैं तो आपके मुल्क की जो तरक्की, उसकी डेवलपमेंट जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए लेते हैं। लेकिन हमने सही वक्त पर डिसीजन नहीं लिए, उसकी वजह से भी आज हमें महंगाई का सामना करना पड़ा है। बिल्कुल सही वक्त पे आपने सही डिसीजन लिए। कर्जा तो आप लें, लेकिन बात यह कि वो कर्जा कितना लग रहा है, हाँ। कर्जा किस मद में लिया जा रहा है। यहाँ तो कर्जा एक मद में लिया जाता है, दूसरी मद में उसको खर्च कर दिया जाता है, फिर उन कर्जे में इतने कमीशन होते हैं, इतने किकबैक्स होते हैं, वो पूरे का पूरा कर्जा जो है वो आवाम की फलाह बहबूद पे कहाँ लगता है। आपको माजी में जो है वर्ल्ड बैंक ने भी कर्जे दिए, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भी कर्जे दिए, आपको सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जो प्रोग्राम है इसके लिए कर्जे मिले, आपको मास ट्रांजिट प्रोग्राम के लिए कर्जे मिले, इन तमाम चीजों के लिए कर्जे मिले। हाँ। लेकिन आपने वो इस्तेमाल नहीं किया। यही वजह है कि आज शहर कचरा कुंडी बना हुआ है, आज शहर के अंदर कोई ट्रांसपोर्ट का निजाम नहीं है। आपने कर्जे तो इन सब चीजों के लिए लिए, लेकिन वो कर्जे कहाँ गए, कहाँ इस्तेमाल हुए, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, सफाई का नहीं है। इन नालों को साफ करने के लिए भी जो अब मानसून सीजन आता है तो सारा शहर जो डूबा हुआ होता है, इन नालों को साफ करने के लिए भी बैनुल अक़वामी इमदाद आई, वो आपने इस्तेमाल की। जितनी इमदाद आती है अगर उसका 70-80% भी इस्तेमाल हो जाए तो आज ये कराची शहर जो है वो वाकई बेहतर हो सकता है। लेकिन अफसोस के बाद के काम नहीं होता, करप्शन का शिकार है हर इदारा ऊपर से नीचे तक, और इस करप्शन को, मेरे ख्याल है करप्शन हर चीज़ की जड़ है। अगर इस पर काबू पा लिया गया, इसको ख़त्म कर दिया गया तो बहुत सारी चीज़ें बेहतर हो सकती हैं, ठीक हो सकती हैं। मज़ीद बात करेंगे कि शहर कायद के बासियों को एक बार फिर गैस बहरान का सामना हो रहा है। सर्दियां आई नहीं है और अभी से ही गैस की लोड शेडिंग शुरू हो गई है, लेकिन इस ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक, आप देख रहे हैं सिटी एट 10, मैं हूँ ज़हरा रज़ा और चलते हैं अपनी अगली स्टोरी की जानिब। बात करेंगे शहर कराची के लोगों की, कराची के शहरियों की, क्योंकि कराची वालों की मुश्किलात जो हैं वो किसी तरह ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती। जब गर्मियाँ होती हैं तो हम देखते हैं बिजली की लोड शेडिंग का उनको सामना करना पड़ता है। सर्दियाँ आते ही, बल्कि सर्दियों की आमद से कबल ही गैस की लोड शेडिंग शुरू हो जाती है, और अगर गैस आती भी है तो प्रेशर इतना ज़्यादा कम होता है कि एक आम जो घरेलू सार्फिन है उनको खाना बनाने में बहुत ज़्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ता है। आपको बताते चलें कि मुख्तलिफ रिहायशी इलाकों में रात भर गैस गायब रहने से आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, और कहा जा रहा है कि रात 10 बजे से सुबह फजर तक गैस नहीं होती। शहरियों का कहना है कि पहले ही महंगाई के सबब घर के अखराजात पूरे नहीं हो रहे, और गैस ना होने की वजह से घर में अगर खाना तैयार नहीं हो रहा तो आप बाहर से भी खाना मंगा नहीं सकते, इतनी महंगाई है। और इस महंगाई के दौर में आपके पास जब गैस भी ना हो तो आप किस तरह से खाना बनाएं घर में। इस हवाले से बात करते हैं। जी महमूद साहब, सर्दियों के आते ही हम देखते हैं कि गैस की लोड शेडिंग का सामना करना पड़ता है, और गर्मियां हो तो बिजली की लोड शेडिंग, सर्दियां हो तो गैस की। अब एक टाइम होता है ना खाना बनाने का या नाश्ता करने का, उस टाइम पे या तो गैस आ नहीं रही होती या आ रही होती तो प्रेशर इतना कम होता है कि खाना बन ही नहीं पाता। ये तो जहनी अजियत का नहीं शिकार होता है। ऐलान कर देते हैं कि भी गैस नहीं आ रही, भी क्यों नहीं आ रही, कोई सवाल करने वाला नहीं है ना। हाँ। एक गैस बंद कर दी गई है, और पूरे शहर में अक्सर इलाकों में, बहुत कम इलाके हैं जहां पर गैस की फराहमी हो रही, वरना अक्सर इलाकों में रात में जो है वो गैस की फराहमी मुनक़ता हो जाती है और सुबह तक जो है गायब रहती है गैस। तो सुबह आप लोगों को जिनको ऑफिस जाना होता है, सबसे ज्यादा बच्चे जो है अर्ली इन द मॉर्निंग जो है वो बच्चे तैयार होते हैं। 6 बजे से लेकर 7, 7:30 बजे तक का जो वक्त होता है वो बच्चों के स्कूल जाने का होता है, और उस वक्त नाश्ता करना। और बिल्कुल पहले तो 2 साल पहले से जब से ये सिलसिला शुरू है कि सुबह रिपोर्ट्स भी हुई कि जी चाय पराठे की दुकानों पर और वो रश है, लोग वहां से चाय पराठा लेकर आ रहे हैं। लेकिन अब महंगाई इतनी है कि वो आसमान से गिरा खजूर मट का, वो गैस से निकलता है, महंगाई के हाथों परेशान है, उधर से निकलता है तो पेट्रोल नहीं, गैस में सीएनजी भी बंद है। सीएनजी ये कि बहुत बड़ा जरिया था आपके पब्लिक ट्रांसपोर्ट, रिक्शा वगैरह जो सीएनजी पे चलते थे, गो के सीएनजी भी महंगी हो गई है, उसकी कीमत में भी इजाफा कर दिया है। लेकिन चले वो माइलेज ज्यादा अच्छा देती है तो लोग उसको इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये कि
बिजली गैस तो बुनियादी जरूरत की चीज है। अगर घर में चूल्हा ही नहीं जलेगा तो फिर कैसे सर्वाइवल होगा। और इस सुबह के वक्त में जो है बहुत ज्यादा, तो अब फिर या लोग ये भी नहीं कर सकते कि रात में चीजें बना कर रख लेंगे या क्या कर लें। तो हुकूमत को इस तरफ सोचना चाहिए, गैस की फरहमी जो है उसको नई जगह। अच्छा, दूसरी तरफ ये कि गैस जो एक्सप्लोर भी बहुत ज्यादा हो रही है कि जी फलां जगह जखीरा मिल गया, वो इतने सालों तक, इतने 100 सालों तक, और इतने सिर्फ सिस्टम नहीं है, चीजें मौजूद हैं, उनके ऊपर चेक एंड बैलेंस नहीं है, उनको मुहैया नहीं किया जा रहा, उनको सारिफ तक पहुंचाया नहीं जा रहा, उसमें जो है वो इतनी ज्यादा कबाहतें हैं कि वो आवाम जो है वो फिर वो परेशानी का शिकार होती है। तो हुकूमत को बिल्कुल इस तरफ तवज्जो देना चाहिए कि गैस की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। सही। अच्छा महमूद साहब, हम अगर ये देखें 72-73 सालों में हम आवाम को जो उसकी बुनियादी सहूलतें हैं वो नहीं दे सके, तो क्या कसूर किसका है, वजूहात क्या हैं? कितनी हुकूमतें आई चली गई, अभी भी हम गैस के लिए रो रहे हैं, बिजली के लिए रो रहे हैं, पानी के लिए रो रहे हैं। इन चीज़ों से हम निकलेंगे तो मुल्क कहीं तरक्की की तरफ जाएगा ना। बिल्कुल, कोई आपके पास कोई पॉलिसी नहीं है, हर चीज आपके मुल्क में पैदा हो रही है, सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन सही लोग हों और सही वक्त पे सही फैसले हों तभी अवाम को सुकून मिलेगा। अब अवाम के पास कुव्वत इस्तिताअत जो है उनकी खरीदारी की वो बिल्कुल कम हो गई है, लोगों के पास रोजगार नहीं है। और फिर पूरी दुनिया को अगर आप कहें ना तो एक प्री कोविड और पोस्ट कोविड जो सिनेरियो है पूरी दुनिया वो लिए, उसमें हालात बहुत ज्यादा है। लोगों की जॉब्स गई हैं, लोगों की तनख्वाहों में इजाफा नहीं हुआ, लोगों की उजरत नहीं बढ़ी, तो जिसके बाद जो है बहुत सारी परेशानी है। और उस पर हुकूमत अगर इस किस्म के फैसले करे कि कहीं पर भी आवाम को सपोर्ट ना दे, सही मानों में उनके लिए रोजगार के मौके पैदा ना हो, उनके लिए सस्ती चीजें ना हो, उनके लिए रोजगार ना हो, तो फिर इसी किस्म की कसमापुरसी का हाल और परेशानियां जो है वो कौम का मुकद्दर बन जाती है। तो यकीनन कौम तो बहुत अच्छी है, यही कौम है जो इंडिया को भी हरा रही है और क्रिकेट वर्ल्ड कप भी जीत के इंशाल्लाह लेकर आएगी। अवाम को तो आप नहीं कह सकते, मतलब अवाम तो बेचारे वो जिसको उनको ये ट्रक की बत्ती के पीछे लगा देते हैं मुख्तलिफ मसाइल जो है उनकी फुलझड़ियां छोड़कर, लेकिन सही मायनों में अवाम का ख्याल जो है किसी भी हुकूमत में मुकम्मल तौर पर नहीं किया गया। किसी ने थोड़ा ज्यादा कर लिया, किसी ने कम कर लिया, लेकिन अगर मुकम्मल तौर पर कोई भी हुकूमत जो है वो इंटरेस्ट लेती है अवाम को, तो आज ये हाल नहीं होता। हमसे कहीं बाद में आजाद होने वाले मुल्कों की अगर हम फहरिस्त देखें तो जिनके अंदर चीन भी है, हांगकांग भी है, मलेशिया है, इन्होंने इब्तदाई तौर पर अगर देखा पाकिस्तान के जो 5 साल मंसूबे होते थे 5 साल के, वो यहाँ से लेकर उनके ऊपर अमल कर फिर इन्होंने अपने मुल्क को तरक्की की और मईशत की बहाली की राह पे जो है गामजन किया, और आज वो तमाम जो है एशियन टाइगर्स बने हुए। सही। महमूद साहब, आपने दूसरे ममालिक की एग्जाम्पल दी, अगर हम पाकिस्तान के दूसरे शहरों की भी बात कर लें तो कराची का हाल उनसे बहुत बेहतर है। क्या वजह है कि क्या वसाइल की तकसीम मुनसफाना नहीं है, कराची वालों को प्रॉपर वसाइल नहीं दिए जाते, इसलिए हमें गैस का भी ज़्यादा हमें गैस बहरान का ज़्यादा सामना कराची वालों को है, बिजली का भी यही है, और भी बहुत सारे मसाइल हैं। नहीं, बिल्कुल मसाइल तो पूरे पाकिस्तान में एक से ही हैं। हम चूंकि कराची में रह रहे होते हैं तो हमें कराची के मसाइल ज्यादा नजर आते हैं, लेकिन अगर आप पंजाब के किसी दूर अफ्तादा गांव में जाएं तो वहां पर भी आपको उतनी लोड शेडिंग मिलेगी। वहां के शहरों में तो 8-8 घंटे की जो वापडा से जो लोड शेडिंग होती है, या इंटीरियर सिंध में जहां पर डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो वापडा के जरिए, वहां पर भी कोई बहुत अच्छे हाल नहीं है। कराची में तो हम फिर भी ये कह सकते हैं कि बहुत सारे इलाके हैं कि जो आपके लोड शेडिंग फ्री एरियाज हैं कि जहां पर बिल पूरे अदा किए जाते हैं। तो कहीं पर कोई चीज अच्छी है, कहीं पे कुछ है। ओवरऑल अगर हम देखें तो महंगाई कराची के अंदर इतनी ज्यादा नहीं है जिस तरीके से मुल्क के दूसरे हिस्सों में, चूंकि एक ये कॉस्मोपॉलिटन सिटी है पूरे। और महमूद साहब, कराची में इंडस्ट्रीज ज्यादा है, इंडस्ट्रियल जोन है, वहां पर भी गैस की जरूरत होती है, और कहा जा रहा है कि जब गैस की लोड शेडिंग होती है तो हमारी इंडस्ट्रीज भी मुतासर होती है, हमारी प्रोडक्शन भी मुतासर होती है। और ये प्रिडिक्ट किया है कि इस साल जो सर्दियां अभी 1-8 मंथ बाद आएंगी तो शदीद हमें गैस बहरान का सामना करना पड़ेगा। तो ये जो इंडस्ट्रीज हैं, घरेलू सार्फिन तो इससे सफर कर ही रहे हैं, लेकिन जो हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर है, जोन है, जो हमारी प्रोडक्शन है, वो भी मुतासर हो सकती है। अच्छा, ये हुकूमत ने बड़ी अच्छी एक चीज निकाली है कि हमने पहले से मुत्तला कर दिया था आपको। हमने पहले से बता दिया था, उसका इलाज भी तो हुकूमत नहीं करना है। ये तो हमें बता दिया कि सर्दियां बुरी गुजरेंगी, तो वो तो हर साल हुकूमतों की नाअहली की वजह से कराची वाले के पूरे पाकिस्तान की सर्दियां बुरी गुजरती, गैस नहीं। आपका काम सिर्फ इतला देना तो नहीं है, उस मसले को हल करना भी तो हुकूमत का काम है। जितना टाइम आप उस इतला को जमा करने में लगा रहे हैं, लोगों को जमा करें, लोगों सही इदारों के
जो सरबराहान है सही लोगों को लगाएं, मेरिट पे पोस्टिंग करें, डिस्ट्रीब्यूशन सही करें, जिसका जो काम है उसको वो काम दें, चेक एंड बैलेंस रखें, तो यकीनन आवाम के लिए बेहतरी होगी। हर शोबे के अंदर ये कह दिया जाता है, ये हमने पहले बता दिया था, हमने ये पहले बता दिया था, अब आप ये तो बिल्कुल ऐसे ही। महमूद साहब, हुकूमत की आपने बात की, हुकूमत के जब वुज़रा से बात की जाती है वो तो बड़ा अच्छा एक सिनेरियो और एक पिक्चर खींचते हैं कि नहीं गैस की लोड शेडिंग नहीं है, तो जो ज़राए हैं वो बता रहे हैं कि गैस की बहरान है और गैस जो है वो कम कार्गो जो है उसका वो नहीं, बिल्कुल जो आप देखें कि जो गैस की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अगर हम सिंध और बलूचिस्तान में देखें तो SHGC है सुई सदरन, और खैबर पख्तूनख्वा और उधर देखें पंजाब में देखें तो SNGPL है सुई नॉर्दर्न जो है, वो दोनों के हालात को अच्छे नहीं है। उनके डाटा आता रहता है कि कितनी गैस है, कोई फील्ड जो है फिर उसको सालाना मरम्मत के लिए भी वो बंद हो जाती है तो वहां से भी गैस की सप्लाई मुनक़ता हो जाती है। ये तमाम चीजें तो आपको करनी है कि कौन सी गैस फील्ड जो है बंद होगी, कहाँ पर कम है तो कहां से उसको पहुंचाया जाए। और फिर सिंध में तो खुद गैस बहुत ज्यादा एक्सप्लोर हो रही है, अगर हम बात करें तो सिंध और बलूचिस्तान में तो थी गैस। सब चीजें तो हमारे यहाँ बहुत एक्सप्लोर हो जाती है, लेकिन फिर वो एक्सप्लोर होकर वो जाती कहाँ है पता नहीं चलता, उस पर काम क्यों नहीं होता, उसको कोई अगर आपके पास इतने ज़खायर हैं तो उसको आप यूटिलाइज भी तो करें, वरना तो वो किसी काम के नहीं। बिल्कुल यूटिलाइज करें, फिर वो आम आदमी तक पहुंचे। सिर्फ गैस मिल जाना, गैस अभी भी बलूचिस्तान में आप देखें कि वहां के लोगों का बुनियादी शिकवा यही है कि ये सूबा जो है वो पूरे सिंध को और पूरी जगह पर गैस देता है, लेकिन वहां पर आज भी आप लोग बड़े शहरों में भी उनके लोग लकड़ियां जला रहे होते हैं, सर्दी के अंदर वो LPG के सिलेंडर यूज कर रहे होते हैं, उनको नहीं मिलती गैस, वहां पर गैस का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है बहुत कम जगहों पर बलूचिस्तान में। अब ये कह देते हैं कि बलूचिस्तान जो है वो आबादी के लिहाज से कम है लेकिन रकबे के लिहाज से बहुत बड़ा है, वहां पे फिजिबल नहीं है। तो हुकूमत तो बहुत सारी जगहों पर हर चीज को नफा नुकसान के तराजू में नहीं आप तोल सकते। आपको आवाम की जब बेहतरी के लिए काम करना होता है तो फिर आप उनके लिए ये नहीं सोचते कि हर चीज में आपको फायदा कितना हो रहा है, आपको उनको चीजें सहूलतें मुहैया करनी है। सही, चलते हैं अपनी अगली स्टोरी की जानिब। एक तरफ हम जो है वो बिजली की लोड शेडिंग से परेशान है, गैस की लोड शेडिंग से परेशान है, फिर हम देखते हैं हर कुछ दिन बाद बिजली की कीमतों में इजाफा हो जाता है। महंगाई ने आवाम की कमर तोड़ के रख दी है और गोश्त खाना या चिकन खाना अब एक आम आदमी के लिए ख्वाब सा बन के रह गया है। जो हफ्ते में शायद एक बार चिकन का सालन बना लिया करते थे, अब वो मेरे ख्याल है महीने में एक बार खा सकेंगे। आपको बताएं कि मुर्गी का गोश्त जो है वो कराची में 380 रुपये से 400 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त हो रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा है। दालें और सब्जियों की अगर बात कर लें तो वो भी महंगी है, मटर इतनी महंगी है उसकी कीमत भी आसमान से बातें कर रही है। गोश्त मुर्गी ना खाएं, दालें सब्जियां ना खाएं, तो महमूद साहब क्या खाया वहाँ? कुछ ना खाएं, चैन सुकून की बांसुरी लें और सो जाएं। इसलिए कि उसी तरफ जा रहे आवाम को जो है वो ये डाइटिंग करवाना चाह रही है हुकूमतें कि आप बिल्कुल ना खाए पिए कुछ भी, बस आप ये करते रहें कि तब्दीली आ गई है। तब्दीली ये आई है कि हर चीज जो है वो आपकी पहुंच से बाहर हो गई है। मुर्गी इतनी ज्यादा महंगी हुई, गोश्त के आप दाल, लोग पहले कहते थे कि चले दाल सब्जी खा लेंगे, लेकिन दाल भी आप देखें तो 250-250 रुपए, 300-300 रुपए कुछ दाल है तो ऐसी जो 250-300 रुपए किलो है, तो किस तरीके से आप खाएंगे। मटर इस वक्त तकरीबन 350-400 रुपए किलो मटर मिल रहा है। अच्छा आलू जो है वो भी अगर आप देखें लाल आलू है तो 80 रुपए किलो मिल रहा है, सफेद आलू है तो वो भी स्टोरेज का 60 रुपए। तो किस तरीके से अंडों की अगर हम बात करें तो 180 रुपए दर्जन तक अंडे जो है वो जा पहुंचे। तो आवाम के लिए तो इस महंगाई में बहुत ज्यादा मुश्किलात का सामना है। और महमूद साहब, फल और सब्जियों की समझ नहीं आती। जब अल्लाह ताला ने एक मौसम के हिसाब से फल बनाया और वो कसरत से आपके पास, यानी कि शॉर्टेज है, तो वो फल जो कि उस सीजन का है वो उसमें महंगा क्यों हो जाता है? बात ये कि एक तो एक्सपोर्ट होता है बहुत ज्यादा आपके, अब आपके वही कोई बात है कि इंफ्रास्ट्रक्चर, आप चीजों को स्टडी नहीं करते कि ये तो किसी मुल्क ने नहीं कहा कि आपके मुल्क में कोई चीज पैदा हो रही है तो सारी की सारी आप एक्सपोर्ट कर दें। यही हम गंदम और चीनी में देखते हैं कि गंदम आप सारी की सारी एक्सपोर्ट कर देते हैं, फिर आप इंपोर्ट कर रहे होते हैं। यही पहले आपके आदाद शुमार आ जाते हैं कि गंदम जो जरूरत से ज्यादा हुई है तो आप इसको एक्सपोर्ट कर दें। जब एक्सपोर्ट कर देते हैं बाद में पता चलता नहीं हमारे फाके हो रहे हैं, फिर महंगे दामों वहां से ली जाती है। तो ये कुछ कार्टेल्स हैं कि जिनको फायदा पहुंचाने के लिए इस किस्म की जाती है। फलों की भी यही है कि तरसील नहीं है, जिम्मेदार को तो उसकी चीज नहीं, उसका हक नहीं मिलता है। वहां पर तो चीजें सस्ती होती हैं, लेकिन हमारा जो मिडिल मैन है जो कि कमीशन के ऊपर जो काम करता है उसकी जो है वो इसके अंदर तमाम दखल अंदाजी होती है और इसी वजह से चीजें जो है आपकी बहुत ज्यादा महंगी मिलती हैं। पूरी दुनिया में ये है कि जिम्मेदार को
मंडियों तक रसाई दी जाती है, मगर यहाँ रसाई नहीं है, सड़कें नहीं है। और वो किस तरीके से अपना माल लेके बेचने के लिए आएगा? तो वो अपना माल जो है औने पौने वहीं जो उसके पास आड़ती या मुंशी या कमीशन एजेंट पहुंच जाते हैं, बागों में और खेतों में वो बेचते हैं। फिर वो अपना मुनाफा रख के 2-2, 3-3 जगह बिककर आपके घर तक आने के लिए, तो वो आपका जो एक फल और सब्जी है वो 3 से 4 जगह बिक चुका होता है। 3 से 4 जगह तो उसमें मुनाफा ऐड हो चुका होता है। दुनिया भर में ये होता है कि आपको बहुत सब्जी मंडियां जो है उनको दी जाती हैं, दुकानें दी जाती हैं, लेकिन यहाँ पर तो हर चीज को एक बिल्कुल ही इजारादारी और बिजनेस के तौर पे लिया जाता है और आवाम का नहीं सोचा जाता। बिल्कुल आपने सही कहा कि हर कोई अपना ही सोच रहा है। अगर एक कीमत पे एक चीज़ बिक रही होती, चाहे फल की बात कर लें, सब्ज़ी की बात कर लें, तो वो हर जगह पे अलग अलग उसकी कीमतें हैं। हालांकि एक रेट लिस्ट होती है जिससे आपको पूरे शहर में वही उसके मुताबिक चीज़ें जो है फ़रोख्त करनी पड़ती हैं। लेकिन अफसोस के साथ कि जो नाजायज़ मुनाफाखोरी करते हैं, इनको कोई देखने वाला है, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, मॉनिटरिंग नहीं है, प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ कहाँ सो रही हैं पता नहीं। मज़ीद बात करेंगे, लेकिन फ़िलहाल वक्त हुआ है एक ब्रेक का। कहीं मत जाइए, देखते रहिए सिटी एट 10। जी वेलकम बैक, आप देख रहे हैं सिटी एट 10। मैं हूं ज़हरा रज़ा और स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद रियाज साहब। बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की जानिब। बात करेंगे गैर कानूनी तजावुज़ात के हवाले से। जैसा कि हम सब जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने नस्ला टावर, तिजोरी हाइट्स और मक्का टेरेस को गिराने का हुक्म दे दिया गया है उनकी जानिब से। और अब कहा जा रहा है कि नस्ला टावर को जो है 1 हफ्ते में गिराने का हुक्म दिया गया था, लेकिन सवाल ये था कि इसको कौन माहिर लोग होंगे जो गिराएंगे, कौन सी कंपनी सामने आएगी। आप सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर नस्ला टावर को मुनहदम करने के लिए गैर मुल्की कंपनी समेत 5 कंपनियों ने पेशकश कर दी है। नस्ला टावर को गिराने से मुतालिक जो है वो एक इजलास भी हुआ और इसमें बताया जा रहा है कि इसको एक गैर मुल्की कंपनी जो है वो जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से गिराएगी। तो सवाल ये है कि अगर इसको गिराया जाता है तो इसके आसपास जो इमारतें हैं या आसपास जो सड़कें हैं वो इससे मुतासर तो नहीं होंगी, और कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजी या कौन सा ऐसा बारूद इस्तेमाल करके जो है वो उसको गिराया जाएगा, ये जानते हैं। जी महमूद साहब, नस्ला टावर को गिराने के लिए जैसे कि हुक्म दिया गया था सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, 5 कंपनियां जो गैर मुल्की हैं वो सामने आई हैं। क्या समझते हैं अगर इसको गिराया जाता है तो जो उसका आसपास की इमारतें हैं या जो सड़कें हैं वो इससे मुतासर तो नहीं होंगी? जी, दुनिया भर में तो इस किस्म के काम होते हैं कि मुख्तलिफ टेक्नोलॉजीज हैं जदीद तरीके से। जिस तरीके से बिल्डिंग, अगर हम बाहर देखते हैं कि वो बिल्डिंग जो है वो गलत बनी है या अपनी मुद्दत पूरी कर गई है, तो उनको इस तरीके से डायनामाइट किया जाता है कि वो वहीं कोलैप्स कर जाती है। इर्द गिर्द उनका वो बहुत ज़्यादा कोई वो नहीं जाता। लेकिन चूंकि पाकिस्तान में इस किस्म की डिमोलिश करने की कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, तो आला अदालतों के हुक्म पर जो नस्ला टावर को जो मुनहदम करने का कहा गया है, तो यकीनन उसके बाद बिड्स ली गई हैं और उसमें कोई गैर मुल्की कंपनी आएगी। चूंकि इसके बिल्कुल साथ सड़कें हैं, कराची की मेन जिसे कहना चाहिए सड़क शारा फैसल है, और उसके बिल्कुल मोहल्ले जो है वो पेट्रोल पंप भी है। तो और उसके अलावा दीगर बिल्डिंग्स भी हैं और बड़ा गुंजान आबाद इलाका है। तो उसको गिराने के लिए यकीनन जदीद साइंसी खतूत के ऊपर कोई चीज जो है उसको देखना होगा। तो पाकिस्तान में तो इस किस्म का मिलना मुश्किल है कि कोई इस किस्म का एक्सपेरिमेंट नजर नहीं आता है। यहाँ पर तो ये कि खुदा लेके अगर घर वर गिराने हो तो वो गिरा सकते हैं बुलडोजर से, लेकिन इतनी बड़ी 10-15 मंजिला बिल्डिंग को। साहब, एक तो उसके गिराने का मरहला है, दूसरी तरफ जब मलबा गिर जाएगा तो क्योंकि वो एक बिजी शारा है, आपने भी कहा गुंजान आबाद एरिया है, तो उसको उठाने का भी एक अलग एक पूरा नहीं, वो बिल्कुल वो तो एक पूरा प्रोसेस होगा। जहर बात, जब उसको गिराएंगे मलबा तो आप उठा ही लेंगे, लेकिन इस तरीके से गिराना, चूंकि अक्सर हम अपनी न्यूज में देख रहे होते हैं और लोग पाकिस्तानी आवाम भी देख रहे होते हैं कि बड़ा फिल्म रिपोर्ट बाहर चल रही होती है कि किस तरीके से बिल्डिंग्स को गिराया गया, और वो एक बड़ा माहिराना काम होता है। मतलब उसकी फिल्म बंदी करके वो पूरी दुनिया में न्यूज के तौर पर वो देखी जाती है। इस किस्म के लोग बड़ा उस वीडियो को हैरानी से देख रहे होते हैं कि अक्सर हम देखते हैं कि बिल्कुल एक धुआं सा, मिट्टी का तूफान सा आता है, लेकिन बिल्डिंग अपनी जगह बैठ जाती है, ब्लास्ट नहीं होती। तो यकीनन उसके लिए जदीद को टेक्नोलॉजी होगी। पाकिस्तान ने भी अब बिड्स मांगी हैं, अब देखना है कि इसके अंदर कौन लोग सामने आते हैं और किस तरीके से आला अदालत के हुक्म पर इसको जो है इंतजाम मुकम्मल होता है इस नस्ला टावर का।
सही, बहुत शुक्रिया महमूद रियाज साहब, आपका प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। और अब हम अगले जो प्रोग्राम का अगले उसमें भी हमारे साथ सिविल इंजीनियर मौजूद होंगे, उनसे भी हम जानेंगे कि क्या ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसकी मदद से इस नस्ला टावर को जो है वो गिराया जाएगा, और अगर गिराया जाएगा तो उसका जो मलबा उठाने का प्रोसेस है वो किस तरह से होगा, आसपास की जो सड़कें हैं या शहरी उससे मुतासर तो नहीं होंगे। इस पर मज़ीद बात करेंगे डिटेल में, लेकिन फ़िलहाल वक्त हुआ एक ब्रेक का। कहीं मत जाइए, देखते रहिए सिटी एट 10। जी वेलकम बैक, आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और मैं हूं जहरा रज़ा। चलते हैं अपने अगले सेगमेंट एक दिन एक नेकी के ऊपर, और इस सेगमेंट में आज हम बात करेंगे माँ बाप यानी वालिदैन के हवाले से। परवरदिगार की नेमतों, हसीन नेमतों में से एक नेमत जो है वो वालिदैन का होना है, यानी वालिदैन का साया। क्योंकि वालिदैन यानी माँ बाप वो वाहिद हस्तियाँ हैं जो कि अपनी औलाद से बेलौस मोहब्बत करती हैं, बेगर्ज मोहब्बत करती हैं, बिना किसी रिटर्न के, और वो अपनी पूरी ज़िंदगी वक्फ कर देती हैं उनकी देखभाल के लिए, उनकी तरबियत के लिए, उनको सुकून देने के लिए, उनको आसाइश मुहैया करने के लिए। इसलिए माँ बाप का जो होना है वो एक बहुत बड़ी नेमत है, उनकी कदर करें और उनके साथ अच्छा सलूक से उनके साथ पेश आएँ। इसी हवाले से मुफ्ती अहमद अली हमें क्या पैगाम देने वाले हैं, आइए देखते हैं। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व क़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आज मेरा मौजू ये है और मैसेज ये है, देखना अपने माँ बाप की नाफरमानी ना करना, अपने माँ बाप की नाफरमानी ना करना। मुझे एक वाक़या याद आ गया। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ताला ने अपनी किताब में लिखा है कि एक इलाके का वाक़या नकल किया इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ताला ने कि मगरिब के बाद एक कब्रिस्तान से रोज़ाना एक शख्स कब्र से बाहर निकला करता था जिसकी शक्ल गधे की तरह थी। जब पूछा गया कि अल्लाह ने इसकी शक्ल को क्यों बिगाड़ दिया, बताया गया कि जब ये शराब पी के आता था, इसकी माँ इसको डांटा करती थी, तो ये जवाबन कहा करता था, अम्मा आप तो गधों की तरह बोलती ही रहती हैं। जब ये उससे जुमला दुनिया में कहा, माँ की नाफरमानी की, अल्लाह ने कब्र के अंदर उसका चेहरा गधे की तरह कर दिया। देखना माँ बाप की नाफरमानी ना करना। अल्लाह मुझे भी आपको भी अमल की तौफीक अता। बिल्कुल, अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए कि हम माँ बाप का एहतराम करें, और ये जो अल्लाह ताला ने एक हमें इतनी हसीन नेमत है उसका शुक्र अदा करें, और जितना ज़्यादा वक्त अपने माँ बाप के साथ गुजारें वो अच्छा है। क्योंकि माँ बाप की जो कदर होती है वही जान सकता है जिसके पास इनमें से किसी एक का भी साया ना रहे। तो चलते हैं अपने अगले सेगमेंट माल के हाल की तरफ, जहाँ हम आपको बताएंगे कि मुख्तलिफ मुल्कों के करेंसी रेट्स क्या हैं। जी ये तो थे करेंसी रेट्स मुख्तलिफ ममालिक के, आपने देखे। मजीद बात करेंगे लेकिन वक्त हुआ एक ब्रेक का, कहीं मत जाइए, देखते रहिए सिटी एट 10। जी वेलकम बैक, आप देख रहे हैं सिटी एट 10, मैं हूं ज़हरा रज़ा और चलेंगे अपने अगले मौजू की जानिब। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि नस्ला टावर का जो मामला है वो इस वक्त हमारे सामने है। सुप्रीम कोर्ट ने उसको गिराने का हुक्म दिया है क्योंकि वो डिस्प्यूटेड उसको करार दिया है, इलीगली उसकी कुछ ज़मीन है जो कि जिस पे ये बनाया गया है, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उसको जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से डिमोलिश करने का हुक्म दिया है। इसके बाद तिजोरी हाइट्स, फिर मक्का टेरेस, तो एक के बाद एक हमारे सामने इस तरह
तरह के इस तजावुजात के जो केसेस हैं वो सामने आ रहे हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि नस्ला टावर एक बहुत बड़ी इमारत है, उसको अगर गिराया जाए तो किस तरह से गिराया जाएगा, कौन सी टेक्नोलॉजी है जिसका इस्तेमाल किया जाएगा, और अगर गिरा दिया जाता है उसको तो आसपास का जो एरिया है वो तो उससे मुतासिर नहीं होगा, रिहायशी सफ़र तो नहीं करेंगे। ये सारी चीज़ें हम जानेंगे। हमारे साथ मौजूद है वजाहत अली जो कि सिविल इंजीनियर हैं, उनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वजाहत। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? जी बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे बिल्कुल ठीक। और सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा सिटी न्यूज चैनल पर, इसमें मुझे अपॉर्चुनिटी दी इस टाइप के इशू को डिस्कस करने के लिए। अच्छा, अगर हम बात कर लें ठीक है वजाहत, अब आप मुझे ये बताइए कि इतनी बड़ी इमारत जो है वो गिराने का अमल उसका अभी बोल दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, जब कहा गया था उसके बाद 5 कंपनियां जो हैं वो सामने आई हैं और कहा जा रहा है इसको बारूदी मवाद से डिमोलिश किया जाएगा। तो सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि क्या कभी माजी में इस तरह का कोई केस हुआ है, इस तरह से किसी बिल्डिंग को इस तरह से डिमोलिश किया गया है, इतनी बड़ी इमारत 15 मंजिला या 10 मंजिला? नहीं, अकॉर्डिंग टू माय स्टडीज अगर हम पाकिस्तान में देखें तो इतनी बड़ी बिल्डिंग को अभी तक डेटोनेटर्स के थ्रू या इम्प्लोजन के थ्रू गिराया नहीं गया अभी तक पाकिस्तान में। हाँ, चाइना में, जापान में, यूएसए में इस तरह के बहुत सारे वाकयात हो चुके हैं। सही। तो ये मुझे बताइए वजाहत के अब अगर इसको गिराया जाएगा तो क्या टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा, किस तरह से होगा यह प्रोसेस, कितने दिन लग सकते हैं इसमें? जी देखें, डिफरेंट मेथड्स हैं किसी भी बिल्डिंग को गिराने के। जैसे अगर हमारे पास स्मॉल स्केल पे बिल्डिंग होती हैं तो उनको हम रैकिंग बॉल से या एस्केवेटर बिल्डोजर से गिराते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम इसकी बात करें नेक्सा टावर की, तो ये 15 स्टोरी बिल्डिंग है जिसकी हाइट अप्रोक्सीमेटली 16 मीटर है, ठीक है। तो इतनी बड़ी बिल्डिंग को हम 2 वेज में गिरा सकते हैं, या तो कट ऑफ बाय ट्रीज मेथड, या दूसरा मेथड जो है हमारे पास वो फॉलिंग इनटू इट्स ओन फुटप्रिंट्स। तो उसके लिए हमें डेटोनेटर्स यूज करने पड़ते हैं इसके सपोर्ट स्ट्रक्चर्स के ऊपर। अच्छा। और डेटोनेटर्स को हम ब्लास्ट करेंगे एट अ टाइम तो ये अपने फुटप्रिंट्स के ऊपर आके बिल्डिंग गिर सकती है। अदरवाइज अगर हम इसको कट करेंगे लाइक ए ट्री तो ये अपना 60 मीटर का एरिया को इफेक्ट कर सकती है, पूरे जो सराउंडिंग है वो उससे इफेक्ट कर सकती है। अच्छा, सही। अच्छा, तो ये बताइए कि वजाहत आपने कहा कि जो एरिया है वो भी इससे अफेक्ट हो सकता है, तो ऐसी इमारत को गिराते वक्त या गिराने से पहले किस किस्म की एहतियाती तदाबीर और मुमकिन जो सिक्योरिटी है उसको मद्देनजर रखना चाहिए? देखिए, सबसे पहले हमें तो उस एरिया को एवैक्यूएट करना है, जितने भी अफेक्टेड एरिया उसके अंदर आ रहा है उसको एवैक्यूएट करना है। बिल्कुल, वहाँ जानी नुकसान भी हो सकता है, वहाँ जो है बिल्डिंग्स को भी नुकसान हो सकता है, ठीक है। हाँ। अगर हम ब्लास्ट करते हैं, ब्लास्ट की सूरत में उसकी सोनिक वेव जो है वो जाके टकराती है बिल्डिंग से, जिससे उसके शीशे टूट के गिर सकते हैं रोड के ऊपर। हाँ। तो पहले तो उसको क्लियर कर लें, और दूसरी चीज तो आग लगने की मटेरियल वहां पर मौजूद ना हो। फ्लेमेबल मटेरियल्स को दूर रखना है हमें, सही, ठीक है। और फायर ब्रिगेड्स हमें बिल्कुल एट अ टाइम रेडी रखनी है। हाँ। और जो है उसके इर्द गिर्द पूरी बिल्डिंग के सराउंडिंग में जो है मेम्ब्रेन पूरी लगानी है। सही। अच्छा, ये तो था इसके गिराने के हवाले से। अगर इसको जब गिरा दिया जाएगा तो एक और प्रोसेस होगा, जो कि इतना बड़ी बिल्डिंग है उसको गिराना एक तो आसान नहीं, फिर उसका जो मलबा होगा वो किस कदर ज्यादा होगा, तो उसको उठाने में कितना टाइम लग सकता है और किस तरीके से इसको उठाया जाएगा? देखिए, ये 15 स्टोरी बिल्डिंग है, तो जब ये इसका मलबा होता है उसको हम रबल कहते हैं। हाँ। वो यूज भी हो सकता है रिकंस्ट्रक्शन के अंदर, ठीक है। बहुत सारी कंपनीज हैं वो चाहेंगी कि इसका मलबा को हम यूज कर सकें रिकंस्ट्रक्शन के अंदर, तो वो ऐसे मलबे को खरीद भी लेती है, ठीक है। और उठाने के ऊपर अगर बात है तो इसमें एक लंबा प्रोसेस है, इसमें टाइम लग सकता है काफी ज्यादा। हाँ। 3 से 4 महीने भी लग सकते हैं इसको क्लियर करने के। सही। और किस अगर जैसा कि आपने कहा कि आसपास ये एक बिजी शाहरा है और बहुत ज़्यादा गुंजान आबाद एरिया है, तो आसपास के जो इलाके हैं, जो लोग हैं, क्योंकि जब इसको डिमोलिश किया जाएगा बारूदी मवाद से तो कुछ ऐसे वेव्स या कुछ इस तरह जो इंसान को सांस लेने में प्रॉब्लम हो या किसी और तरीके से कुछ नुकसान हो सकता है आसपास रहने वालों को इससे? जी बिल्कुल, जब इस तरह की बिल्डिंग डिमोलिश की जाती है तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड वैसे भी रिलीज हो जाती है कंक्रीट से, और कंक्रीट की जो डस्ट है वो वैसे ही एक हार्मफुल जो है एयर में फिक्स होके
लोगों को सांस लेने में लाजमी तकलीफ उससे हो सकती है। अच्छा, ये भी मुझे बताइए वजारत के, ये तो हमने देखा कि बहुत बड़ी इमारत है, 15 मंजिला बिल्डिंग है। इससे पहले भी हमने देखा कि गैर कानूनी तजावुजात के मामले में जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया और फिर उसको गिराया गया, लेकिन वो ग्राउंड फ्लोर थी या फर्स्ट फ्लोर थी तो उसको बासानी गिरा लिया गया। तो ये जो इतनी बड़ी बिल्डिंग, इसको जो गिराया जा रहा है, तो आगे जो बाकी है जैसे तिजोरी हाइट्स हो गई या फिर मक्का टेरेस है, तो उनको गिराने का प्रोसेस डिफरेंट है, राइट? ये एक बारूदी मवाद के जरिए से इसको गिराया जाएगा। जी बिल्कुल, देखें मेरी जो स्टडीज के मुताबिक है, मेरी सजेशन तो ये है कि इसके जो इंटीरियर कॉलम्स हैं हम उसको डेटोनेट करें पहले, ताकि वो सेंट्रली जो है बिल्डिंग डिस्ट्रॉय हो, और उसका जो टॉप फ्लोर है हम उसको डिस्ट्रॉय करें ताकि वो अपने वेट की वजह से, ग्रेविटी की वजह से ऊपर से गिरे और पूरे उस अपने फुटप्रिंट्स के ऊपर आगे गिरे। ठीक है, एक यही इसका मेथड होता है। अगर दूसरे मेथड पे हम जाएंगे, जैसे ट्री की तरह कट करें, एक साइड पे डेटोनेटर्स लगा के इसको गिराएं, तो वो बिल्डिंग वो पूरी दूसरी साइड पे जाके गिरेगी। ठीक है। अच्छा, वजाहत ये भी बताइए कि जैसा हम बात करें जो है नस्ला टावर गिराने की, शॉर्ट टर्म इफेक्ट्स तो इसके होंगे। फौरी तौर पर जो गिरेगी बिल्डिंग तो वहाँ पर एक मलबा हो जाएगा और उससे जो भी चीज़ें होंगी। इसके अलावा अगर लॉन्ग टर्म में हम देखें, उस जगह पे अगर दोबारा कोई जो इमारत तामीर होनी है या कोई भी चीज़ बननी है तो वो आसानी से बन जाएगी क्या, कि लॉन्ग टर्म में भी उसके कुछ इफेक्ट्स हो सकते हैं? नहीं, बिल्कुल। अगर देखें जब उसको गिरा दिया जाएगा, इसका मलबा वहां से हट जाएगा, तो हम लाजमी तौर पर दूसरी बिल्डिंग वहां पर, दूसरी कोई भी फैसिलिटी वहां पर बना सकते हैं। इसका इतना कोई मसला नहीं होता, क्योंकि आप ठीक है। मेरे ख्याल है वजाहत अली से हमारा राब्ता जो है वो मुनक़ता हो गया है। बहुत शुक्रिया वजाहत अली, आपने हमें वक्त दिया। मजीद बात करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है वो शामिल गुफ्तगू। नहीं मत जाइए, देखते रहिए CTN 10। जी वेलकम बैक, आप देख रहे हैं CTN 10। मैं हूँ ज़हरा रज़ा और अब बात करेंगे आपकी सेहत के हवाले से। आज का जो इस सेगमेंट में हम बात करेंगे वो बात करने वाले हैं स्लीपलेसनेस यानी नींद का ना आना, इंसोम्निया भी जिसको हम कहते हैं, स्लीप डिसऑर्डर भी कहते हैं। अक्सर हम अपने इर्द गिर्द लोगों को देखते हैं और उनकी ये शिकायत रहती है कि वो कहते हैं कि हमें नींद नहीं आती जब प्रॉपर हम सोने के लिए लेटते हैं या सोने में दिक्कत का सामना करना पड़ता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सोने के लिए नींद की गोलियों का भी इस्तेमाल करते हैं। ये कितना ज़्यादा नुकसानदेह हो सकता है, और रिसर्च के मुताबिक जिन लोगों को नींद नहीं आती वो मुख्तलिफ किस्म की नफ्सियाती बीमारियों का भी शिकार हो जाते हैं। तो जानेंगे अपने एक्सपर्ट से कि नींद का ना आना कितना नुकसानदेह हो सकता है, वजूहात क्या हैं, क्यों नींद नहीं आती, और आप एक पुरसुकून और एक अच्छी नींद किस तरह से हासिल कर सकते हैं। ये हम जानेंगे अपने एक्सपर्ट डॉक्टर सोबिया आफ्ताब से, जो कि कंसल्टेंट क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, एसोसिएट प्रोफेसर भी हैं। उन्हें वेलकम करते हैं शो में। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर सोबिया। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक, बहुत शुक्रिया डॉक्टर सोबिया, आपने हमें वक्त दिया। बहुत ही अहम मौजू है और आजकल बहुत सारे लोगों को ये शिकायत रहती है। हम अक्सर सुनते हैं कि नींद नहीं आ रही, रात में स्पेशली रात में नींद नहीं आ रही, चाहे वो यूथ हो हमारी या फिर हमारे बुजुर्ग हों। तो ये वजूहात क्या है, नींद क्यों नहीं आती? बेसिकली नींद का जो ना आना है, ठीक है, ये स्लीप डिसऑर्डर्स जिन्हें हम कहते हैं या स्लीप वेक डिसऑर्डर्स भी कहते हैं, ठीक है। ये एक आपके लीजिए मेंटल इलनेसेस की एक क्लासिफिकेशन है, यानी ये एक टाइप ऑफ मेंटल इलनेस है। हाँ। कि जिसमें आपकी या तो जो स्लीप की नींद की आपकी जो क्वालिटी है, उसकी जो टाइमिंग है और कितनी देर आप सोते हैं, जो अमाउंट है वो डिस्टर्ब होती है। हाँ। और इसकी वजह से फिर जो है आपकी जो है डे टू डे रूटीन फंक्शनिंग इफेक्ट होती है, यानी उसके असरात आपकी डेली लाइफ पे होते हैं। अच्छा, दो तरह की होती हैं और इसमें बहुत सारे डिसऑर्डर्स हैं। नार्कोलेप्सी आता है, पैरासोम्नियाज आते हैं, रेस्टिंग एक सिंड्रोम आता है, और इंसोम्निया जो है, जो एक कॉमन लोगों को पता है जिसके बारे में, जिसे हम कहते हैं इंसोम्निया, ये वन ऑफ द कॉमन स्लीप डिसऑर्डर है।
और इसकी जो वजूहात है दो तरह की, प्राइमरी इंसोम्निया भी हो सकता है और सेकेंडरी भी। जो प्राइमरी इंसोम्निया होता है ये आपके स्ट्रेस से रिलेटेड होता है, यानी कोई भी आपकी लाइफ का इवेंट ऐसा है, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट हो सकती है, किसी की फैमिली में डेथ हो गई, अब जैसे अभी कोविड रिलेटेड स्ट्रेस था, इसकी वजह से जो है आपकी स्लीप क्वालिटी इफेक्ट होती है, या आप किसी ऐसे एनवायरमेंट पे रहते हैं जहाँ बहुत ज्यादा नॉइज है, लाइटनिंग बहुत ज्यादा है, टेम्परेचर है, वो इफेक्ट कर सकती है। ये प्राइमरी कॉजेज है। सेकेंडरी इंसोम्निया बजाते खुद एक डिसऑर्डर भी है और ये बहुत सारी बीमारियों का हिस्सा भी है, यानी उनका एक सिम्टम भी, अलामत भी है। हाँ। तो सेकेंडरी उस जब ये अलामत होता है किसी बीमारी का तो फिर इसे हम सेकेंडरी इंसोम्निया कहते हैं, और ये जो बजाते खुद डिसऑर्डर है तो इसे प्राइमरी इंसोम्निया कहा जाता है। अब सेकेंडरी, जैसे मैंने कहा कि किसी बीमारी की अलामत हो सकता है, तो उसमें बहुत सारी हेल्थ कंडीशंस ऐसी हो सकती हैं, या आपकी जहनी कंडीशंस ऐसी, यानी मेंटल इलनेसेस हो सकती है, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, आप एल्कोहल का यूज करते हैं, सब्सटेंस के दूसरे ड्रग्स आप ले रहे हैं, उसकी वजह से इफेक्ट हो सकती है। आपके हेल्थ कंडीशंस के लिए, आपकी कोई हेल्थ कंडीशन ऐसी है, लाइक कैंसर में हो सकता है इंसोम्निया, या आप कोई ऐसी मेडिकेशंस ले रहे हैं, बहुत सारी कोल्ड जैसे जुकाम वगैरह होता है, एलर्जीज होती है, एस्थमा के अंदर आप बहुत सी मेडिसिन लेते हैं, वो भी इंसोम्निया कॉज कर सकती है। तो इसके मल्टीपल, यानी हेल्थ रिलेटेड भी हो सकता है, मेंटल हेल्थ रिलेटेड इश्यूज से भी हो सकता है, और जनरल लाइफ में जो आपके स्ट्रेसर्स हैं उनकी वजह से भी कॉज हो सकता है, प्लस आपका लाइफस्टाइल वो भी इसको कॉज कर सकता है। जैसे आजकल बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे एक्टिव है, मोबाइल यूज बहुत कॉमन है रात के टाइम पे, लेट नाइट टीवी देखना, तो ये इन सब चीजों की वजह से होता है, ठीक है। और क्योंकि हमारे ब्रेन को फंक्शन करने के लिए प्रॉपरली उसे नींद की जरूरत है, और जब उसको वो नींद नहीं मिलेगी तो उसके फिर इफेक्ट हमारी बॉडी के ऊपर होते हैं, और इंसोम्निया इज वन ऑफ द नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस जब आप इस तरह की लाइफस्टाइल आपका हेल्दी नहीं होता तो उसके नतीजे में होता है। सही। तो ये सारी वजूहात थी जो कि आपने डिटेल में बताई डॉक्टर सोबिया। अच्छा, मुझे ये भी बताइए कि राइट अमाउंट ऑफ स्लीप की अगर बात करें तो कितने घंटे सोना चाहिए हमें? 6 to 8 आवर्स कहा जाता है, तो आप क्या कहेंगे? अगर 6 घंटे से कम है नींद तो इसके बायस भी आपको जहनी अमराज या आपको कंसंट्रेशन या फोकस करने में प्रॉब्लम हो सकती है, या जो बच्चे पढ़ रहे हैं या ऑफिस में अगर आप काम कर रहे हैं, अगर आप 6 घंटे से नींद कम लेते हैं? बिल्कुल, इसमें जो है बच्चों के लिए, बड़ों जो अडोलेसेंट एज के हैं या एडल्ट्स के लिए डिफरेंट क्राइटेरिया है कि किसको कितने घंटे लेनी चाहिए। बच्चों के लिए यूजुअली कहा जाता है कि 9 से 10 घंटे उनकी स्लीप होनी चाहिए। जो एडल्ट्स हैं उनके लिए जरूरी है कि वो 7 to 9 आवर्स उनकी स्लीप पर डे होनी चाहिए। तो जब लेस देन और एडोलेसेंट्स के लिए भी यही है कि आपकी एटलीस्ट जो है 8 to 10 आवर्स होनी चाहिए। तो जब ये क्राइटेरिया, जब आपकी वो जो अमाउंट ऑफ स्लीप रिक्वायर्ड है जब आप वो नहीं लेते हैं तो ऑब्वियसली उसके नतीजे में फिर कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। जैसे मैंने अभी कहा था कि बीमारियों की अलामत भी हो सकता है, पर ये बीमारी की वजह भी बन सकता है। हाँ। ये डिप्रेशन कॉज कर सकता है, एंजाइटी कॉज कर सकता है, आपको चीजों पर रोजमर्रा की जो अपने टास्क हैं उन पे कंसंट्रेट करने में डिफिकल्टी हो सकती है। ये आपको हेल्थ रिलेटेड ओबेसिटी, जो एक टीनेजर्स के अंदर आपने देखा होगा कि कॉमन एक जो इशू है मोटापे का है, वो उसकी भी वजह यही बनती है इंसोम्निया, कि जब आपका स्लीप साइकिल, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि ब्रेन को फंक्शन करने के लिए, उसको प्रॉपर फंक्शन करने के लिए उसके लिए नींद जरूरी है। तो वो चाहे आपके जिस्म का कोई भी सिस्टम है उसके लिए, और जो ओबेसिटी को आपका सिस्टम रेगुलेट करता है उसको भी रेस्ट चाहिए ताकि वो उससे अमाउंट ऑफ स्लीप मिले और वो अपने आप को रिपेयर कर सके। तो टीनेजर्स में जो मोटापे का इशू है उसकी एक ये वजह भी है। बिल्कुल, आपने सही कहा। और डॉक्टर सोबिया कहा भी जाता है कि दिमाग की ग़िज़ा है नींद, और नींद अगर आपको प्रॉपर ना मिले तो ऑब्वियसली आपका दिमाग जो है वो फिर सही तरीके से काम नहीं करता। अच्छा, आपने कहा कि 8 से 9 घंटे जो है एक नॉर्मल स्लीप जो है एक इंसान को लेनी चाहिए, लेकिन अगर हम इसकी टाइमिंग की बात करें, क्योंकि रात अल्लाह ताला ने बनाई सोने के लिए, और जब रात होती है तो हमारी बॉडी में कुछ ऐसे केमिकल रिलीज होते हैं जो कि हमें नींद जिसकी वजह से आती है, मेलाटोनिन एक केमिकल है। तो वो लोग जो कि पूरी रात जागते हैं, और फिर अमाउंट अगर की बात करें तो 8 घंटे तो वो सोते हैं, लेकिन वो दिन में सोते हैं, तो दिन का सोना कितना नुकसानदेह हो सकता है, और रात में लोग जो लोग जागते रहते हैं, और वो कितना हेल्थ के लिए नुकसानदेह हो सकता है?
अच्छा देखिए, हम सबका जो है बाय डिफॉल्ट एक बायोलॉजिकल क्लॉक फिक्स है सबकी बॉडीज के अंदर, और वो अपने टाइम पे फंक्शन करता है। यानी इसका मतलब अगर मैं सुबह फजर के बाद 8 घंटे की नींद लेती हूँ तो इसका मतलब है मेरा वो फंक्शन रेगुलेट नहीं करेगा, उसका अपना टाइम है। अब आपकी सुबह फजर जो अगर आप देखें, हमारा रिलीजन भी हमें यही सिखाता है कि सुबह फजर के बाद आपको नहीं सोना चाहिए, फजर के टाइम उठ जाए। और आप वेस्ट में भी देखें तो 7:30-8 बजे ऑफिस शुरू हो जाते हैं, और वो लोग ऑफिस जाने के लिए वो सुबह सवेरे उठते हैं, अपनी मॉर्निंग वॉक लेते हैं। तो दिस इज फॉर अस टू, हमारे रिलीजन ने भी हमें ये सिखाया कि सुबह फजर के वक्त आप उठ जाए। तो इसका मतलब आप बैकवर्ड काउंट कीजिए फजर से कि 8 आवर्स या 9 आवर्स कितने बनते हैं, तो आप अपना एक टाइम फिक्स कर लीजिए कि हमें सोना है। तो अगर आप फजर के बाद 8 घंटे सो रहे हैं तो दैट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू। वो उसकी जो मैंने जैसे कॉम्प्लिकेशंस बताई कि फिर वो स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी, वो सारी प्रॉब्लम्स, फोकस है, स्टडीज रिलेटेड इश्यूज शुरू हो जाते हैं। इवन स्ट्रेस की भी वजह बन जाता है, क्योंकि जाहिर है जब आपके टास्क पूरे नहीं होते हैं तो दैट इंक्रीजेस योर लेवल ऑफ स्ट्रेस। तो बहुत जरूरी है कि आपकी हेल्दी स्लीप के लिए कि आप मैक्सिमम जो है रात में, यानी 5, आप जो फजर का टाइम है उससे 8 घंटे पीछे काउंट कर लें, 8-9 घंटे आपको, यू शुड गो टू बेड फॉर दैट। ठीक है। अच्छा डॉक्टर सोबिया, अक्सर हम ये देखते हैं कि जब हम सोने लगते हैं तो दुनिया भर की जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, जो स्ट्रेस होता है, जो काम हम नहीं कर सके होते हैं पूरे दिन में, या कल आने वाले जो हमारे प्लान्स होते हैं, वो सब रात को सोते वक्त ही हमारे दिमाग में एकदम से आ जाते हैं। तो इसको किस तरह, क्या कोप अप करने की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, किस तरह से इसको, इन ख्यालात को जो है वो दूर किया जा सकता है? इसके लिए बेस्ट ये है कि ये बिल्कुल आपने सही कहा, दिस इज वेरी कॉमन कि सारी बातें रात में ही याद आती हैं। तो उसके लिए बेस्ट ये है कि अक्सर एक टेक्निक हम ये भी कहते हैं कि आप ये भी करें कि जो आखिरी काम आपने किया है, ठीक है, उससे पीछे काउंट करना शुरू कर दें कि आज कौन कौन से काम हैं जो मैंने किए हैं सारा दिन। तो बैकवर्ड मूवी रन करें। सो जब आप बैकवर्ड मूवी रन करते हैं, यू कीप फोकसिंग, तो ऑटोमेटिकली आपकी बेसिकली द ब्रेन फ्रीक्वेंसी है एक that works inside your brain, और वो ब्रेन उस फ्रीक्वेंसी पे काम करता है। तो when you focus on this कि मैंने क्या क्या किया, so automatically the brain frequency drops and you go to sleep। फिर भी अगर आपको जो है if it's not working for you, तो उसके लिए बेस्ट ये है कि फिर आप उठिए और बैठ के, इसे हम कहते हैं जर्नलिंग टेक्निक कहते हैं, कि आप बैठ के लिखिए कि मैंने आज सारा दिन क्या काम किया, कौन से काम रह गए हैं, और उनको हम नेक्स्ट टू डू लिस्ट बनाइए अपनी। तो उस टू डू लिस्ट के अंदर शामिल कर लीजिए, तो फिर आपको एक तसल्ली हो जाती है कि यस दिस इज, क्योंकि आप एक उस पे एक रिफ्लेक्ट बैक कर चुके होते हैं। So that helps you कि फिर आप सोच सकते हैं। सही। और इससे लोगों के लिए बहुत कॉमन एक वो भी है कि they can do backward counting। Backward counting thousands से स्टार्ट करें, and you can imagine कि there is a whiteboard in front of you, और अपनी ही तस्वर में आप उस पे 1000 लिख रहे हैं, 999, 998, and you are writing and you are raising। So this technique helps, आपकी जो brain frequency है उसको drop करती है, and whenever the brain frequency drops, और वो अपने 4 लेवल पे आती है, आप नींद में चले जाते हैं। सही सही। अच्छा डॉक्टर सोबिया, अक्सर लोगों की ये भी शिकायत होती है कि वो सो तो जाते हैं आसानी से, लेकिन बहुत ही कोई हल्की सी आहट हुई, कोई दरवाज़ा किसी ने खोल लिया, कोई हल्की सी मामूली सी आवाज़ भी हो तो वो फौरन से उठ जाते हैं, फिर वापस सोना मुश्किल हो जाता है। तो ये क्या वो प्रॉपरली वो जो डीप स्लीप होती है वो उसमें नहीं जा पाते, या ये क्या ये आप उसको कहेंगे? ये भी बेसिकली इंसोम्निया ही है कि इंसोम्निया की डिफरेंट टाइप्स होती हैं। या तो आपको नींद सोने में मुश्किल हो रही होती है कि आप सो नहीं पाते, यानी नींद आ ही नहीं रही है, और या दूसरी टाइप उसकी ये होती है कि आपकी जो स्लीप मेंटेन करने में आप सो तो गए हैं लेकिन हल्की सी आहट से या करवट बदली आपकी, या बाहर से कोई आवाज आई और आपकी आंख खुल गई, तो वो भी इंसोम्निया, वो भी नींद ही का प्रॉब्लम है बेसिकली। तो उसके लिए जो टेक्निक मैंने अभी बताई है बैकवर्ड काउंटिंग, दैट इज बेस्ट। अगर आपकी आंख खुल जाती है तो डू बैकवर्ड काउंटिंग, यू विल गो बैक टू स्लीप। सही सही। और वो आपके ब्रेन को एंगेज कर देती है। हाँ। वो टेक्निक आपके ब्रेन को एंगेज करती है। सही। और डॉक्टर सोबिया, ये भी बताइए, जो आजकल हम लोग खासतौर पे रात के वक्त, सोने के वक्त लाइट्स बंद कर देते हैं और फिर मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, और आपको पता ही नहीं लगता कि 1 घंटे से 2 घंटे कब हो जाते हैं, और कभी कभार तो 3 घंटे या इससे भी ज्यादा, ये कितना खतरनाक हो सकता है? और खासतौर पे सोने से कितने टाइम पहले आप मोबाइल का इस्तेमाल बंद कर देना चाहिए आपको? देखिए, जो आपका सोने का व्हेन यू आर ऑन योर बेड, आपको पता है कि मेरा सोने का टाइम है, तो अपने मोबाइल को आप टर्न ऑफ करके फ्लाइट मोड पे करके साइड पे कर दीजिए। अक्सर लोग अपना मोबाइल अपने तकिए के साथ रख के सो रहे होते हैं, उनके पिलो के पास है, बेड पे है, वो भी सही नहीं है। तो ये जैसे भी हमने कहा ना कि मेलाटोनिन जिसकी हमने बात की, तो वो डार्कनेस में प्रोड्यूस होता है, तो डार्कनेस बहुत जरूरी है। और ये मोबाइल की लाइट जो है, दिस इज वेरी डेंजरस, एंड दिस इज वन ऑफ द रीजन जो इंसोम्निया कॉज करती है। तो सोने से कम जब आप अपने बेड पे आ जाएं तो अपना मोबाइल साइड पे रखें,
और उस वक्त आपका बेड सिर्फ आपके सोने के लिए फॉर नो अदर वर्क, ठीक है, तो वो आप साइड पे करके रख दीजिए। और पर्टिकुलरली एक और जो वर्किंग खवातीन हैं जो रात के टाइम पे वर्कआउट करती हैं, उनके लिए भी बहुत जरूरी है कि अपनी एक्सरसाइज इज वेरी गुड फॉर योर स्लीप, लेकिन वो सोने से पहले नहीं होनी चाहिए, सोने से कम से कम 3 से 4 घंटे पहले होनी चाहिए, तो वो भी बहुत जरूरी है। आपकी डाइट का ताल्लुक है, खाना जो अगर आप हैवी, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत स्पाइसी एंड हैवी जो है रिच फूड होता है जिसमें बहुत ज्यादा ऑयली फैटी फूड्स होते हैं, तो वो भी कम से कम सोने से 3 घंटे पहले आप अपना खाना खाइए। दैट कैन बी वन ऑफ द रीजन कि जो एसिडिटी कॉज कर सकता है, उस वजह से भी आपकी नींद इफेक्ट हो सकती है। सही। तो ये अपनी लाइफस्टाइल हैबिट्स लाइफस्टाइल चेंजेस भी आपको प्रॉपर और पुरसुकून नींद आप ले सकते हैं। जैसा कि आपने बताया, खाना वक्त पर खाएं और जो इस तरह की टेक्नोलॉजी है उसका बिल्कुल इस्तेमाल ना करें सोने के वक्त। ठीक है। और दूसरा, आज डॉक्टर सोबिया वर्ल्ड स्ट्रेस डे भी मनाया जा रहा है और इसका मकसद ही यही है कि स्ट्रेस से आगाही का आलमी दिन, क्योंकि हर किसी की लाइफ में है। अगर कोई पढ़ रहा है तो उसको पढ़ाई का स्ट्रेस है, जॉब का स्ट्रेस है, लोगों को पैसा कमाने का स्ट्रेस है, और फिर जो हालात आपके इर्द गिर्द होते हैं, महंगाई और फ्रस्ट्रेशन, ये भी आपको आपका जो स्ट्रेस लेवल है वो बढ़ा देती है। लेकिन स्ट्रेस को डील कैसे करना चाहिए, ये मेरे ख्याल है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्ट्रेस तो सबकी लाइफ में होता है, उसको हम डील कैसे कर सकते हैं, उस पे काबू कैसे पा सकते हैं, ये आपसे जानेंगे। तो क्या कहेंगी डॉक्टर सोबिया, स्ट्रेस, पहले आप मुझे बताइए कि स्ट्रेस है क्या और कब हम इसको अलार्मिंग समझें, कि मतलब कितना लेवल इसका बढ़ जाए, किस तरह से मेजर कर सकते हैं इसको? देखिए, स्ट्रेस जो है वो आपकी बॉडी का रिएक्शन है टुवर्ड्स एक्सटर्नल प्रेशर। तो इसका मतलब है कि आपकी जो एनवायरनमेंट है उसके अंदर जो सिचुएशंस हैं, जो इवेंट्स हैं, जो ऑनगोइंग आपकी लाइफ में चीजें चल रही हैं, ठीक है, और वो जब आपको प्रेशर फील कराती है, यानी यू फील प्रेशराइज, तो आपकी बॉडी रिएक्ट करती है उसको। तो दैट इज नॉट, तो स्ट्रेस इज अ बॉडीज रिएक्शन टुवर्ड्स एक्सटर्नल प्रेशर। अब उसका पता कैसे चलता है? आपके कुछ फिजिकल सिम्पटम्स होते हैं, ठीक है, जिसके अंदर आपको जो है फटीग होने लगती है, आपकी शिवरिंग हो रही है, हेडेक स्टार्ट हो जाता है, स्टोमक इफेक्ट आपका हो जाता है, वो फिजिकल कॉजेज हैं। आपको इसके अलावा कुछ मोटिवेशनल कॉजेज होती है कि जिसमें आपका किसी काम में दिल नहीं लग रहा है, काम करने को दिल नहीं चाह रहा। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो कि बेसिकली आप, ये साइंस हैं जिससे आपको पता चलता है कि आप जो है अंडर स्ट्रेस हैं। कोप अप कैसे करना चाहिए? जो पहली चीज आप अपने अंदर तब्दीली ला सकते हैं, देखिए बहुत सारी चीजें हमारी लाइफ में ऐसी हैं जो कि हमारे कंट्रोल में हैं और कुछ चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं है। हमें स्ट्रेस तब होता है जब हम उन चीजों पे सोचते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। फॉर इंस्टेंस, टाइम पे सोना, टाइम पे उठना, अपनी तरफ से पूरा काम करना मेरे कंट्रोल में है अगर आई एम अ स्टूडेंट, लेकिन आगे क्या सर्कमस्टांसेस होते हैं, पेपर कैसा आया, पेपर मैंने कैसा अटेम्प्ट किया, वो फैक्टर्स जो है बियॉन्ड आपके कंट्रोल है ना। तो आप अपनी तरफ से तैयारी पूरी रखें और उन फैक्टर्स पर फोकस करें कि जो मेरे कंट्रोल में, कोविड जाएगा नहीं जाएगा, यूनिवर्सिटी खुलेगी या नहीं खुलेगी, ये वो सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं। तो स्टार्ट फोकसिंग ऑन थिंग्स व्हिच आर इन योर कंट्रोल, और जब आप उन चीजों पर फोकस करेंगे जो आपके कंट्रोल में, तो ऑटोमेटिकली स्ट्रेस जो है आपकी लाइफ से खत्म हो जाएगा। लेकिन जब आप उन चीजों पर फोकस करेंगे जिन पे आपका इख्तियार नहीं है, तो फिर स्ट्रेस होगा। बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सोबिया, आपका, आपने हमें वक्त दिया और बहुत ही मुफीद मालूमात भी हमारे नाजरीन के साथ शेयर की। जैसा कि डॉक्टर सोबिया ने कहा कि कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस होते हैं, कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि एक्सटर्नल होते हैं, उसके बारे में आप ना सोचें क्योंकि वो आपके कंट्रोल में नहीं होते। इसलिए जो चीज़ें आपके कंट्रोल में, आप उसको बेहतर बना सकते हैं। स्ट्रेस सबकी लाइफ में है, लेकिन आपने घबराना नहीं है और इसको मैनेज करना है। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है, कल फिर मुलाकात होगी कुछ नए मौज़ूआत के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।